प्रभा, क्या हुआ? आज चेहरा मुरझाया लग रहा है तुम्हारा। तबीयत ठीक नहीं क्या? हाँ, थोड़ा छाती में दर्द सा महसूस हो रहा है। लगता है एसिडिटी का दर्द सीने तक पहुंच गया है। जरा एक गिलास पानी और एसिडिटी की गोली तो देना मुझे। हाँ, अभी देता हूँ। तुम घबराओ नहीं। गोली खाकर प्रभा सो गई। सोचा रसोई में नाश्ते के बर्तन पड़े हैं जूठे, वो साफ कर देता हूँ और दोपहर के लिए दाल चावल चढ़ा देता हूँ कुकर में। उसकी तबीयत खराब है आज, उसको परेशान नहीं कर सकता। उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अकेला कैसे जीऊँगा? आजकल यही चिंता सताती रहती है मुझे। मेरी उम्र 74 साल की हो गई है और वो 70 साल की है। जानता हूँ दोनों एक साथ नहीं मरेंगे, एक आगे जाएगा तो एक पीछे, लेकिन जो भी पीछे जाएगा वो अकेला रह जाएगा। हमेशा यही सोचता हूँ, अगर मैं गया पहले तो वो कैसे रहेगी अकेले मेरे बिना, और अगर वो गई तो मैं कैसे रहूँगा उसके बिना। शादी के इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद इतनी आदत हो जाती है एक दूसरे की कि दोनों का अस्तित्व एक सा हो जाता है, जैसे अपने ही शरीर का हिस्सा हो। लड़ाई झगड़े नोक झोंक तो चलती रहती है उम्र भर, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शादी में प्यार नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना अकेले जीने की कल्पना मात्र से ही मेरी रूह कांपने लगती है। हम दोनों अकेले रहते हैं। एक बेटा है, अमेरिका में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। फोन पर बात होती है रोज, हर महीने पैसे भेजता है वो। कहता है पापा आप इधर आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, पर हम ही नहीं जाते। ऐसा अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ जब भी वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं। दरअसल मेरा बेटा इसी शहर में रहता है अपने परिवार के साथ। पहले हम सब साथ रहते थे, पर हम लोगों की आपस में बनी नहीं और हम अलग हो गए। मेरे पास 2 घर हैं, एक 2 कमरों का और एक 3 कमरों का। मैं प्रभा को लेकर 2 कमरों वाले घर में शिफ्ट हो गया। मैं अपने बुढ़ापे के दिन इज्जत और शांति से गुजारना चाहता था, इसलिए अलग हो गया। मेरी और प्रभा दोनों की सरकारी नौकरी थी। हमें पेंशन मिलती है जिससे हमारी गुजर बसर आसानी से हो जाती है। अपनी मर्जी से आज़ादी से जीते हैं, शान से। उसके पैसों पर निर्भर नहीं हैं हम। अरे प्रभा उठ गई, देखता हूँ कैसी है वो। मैं ठीक हूँ राजेश, अब चलो खाना बना देती हूँ। नहीं रहने दो, मैंने बना दिया है। प्रभा की आंखों में मुझे नमी दिखी। राजेश, कितने दिनों से विभू का फोन नहीं आया है, उससे बात करने का मन कर रहा है। मैंने किया था फोन उसे, उसने कहा बिजी है, वो बाद में फोन करेगा। मैं जानती हूँ उसका बात कभी नहीं आएगा। 1 महीने से विभू से बात नहीं हुई थी। हमें सिर्फ वक्त चाहिए था अपने बेटे से, बस दिन में एक बार फोन करके हालचाल ही पूछ ले। कैसे हो आप दोनों? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? काम वाली ने भी आना बंद कर दिया है, बीमार है। कैसे तो बुढ़ापे में एक दूसरे को संभाल रहे हैं। उसे एक बार भी नहीं लगा हमें उसकी जरूरत होगी। वक्त ही तो मांगा था, पैसा तो नहीं। प्रभा रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी। चल खाना खाते हैं। रात को अचानक प्रभा के सीने में दर्द हुआ और उसकी सांसें उखड़ने लगी। इस बार एसिडिटी का दर्द नहीं था। मैंने विभू को फोन मिलाया, उसने उठाया नहीं। पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने खोला नहीं। मेरे घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मैंने जैसे तैसे प्रभा को कार में बैठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल था। बहुत मशक्क़त के बाद उसका इलाज शुरू हुआ। वो आईसीयू में थी, उसे दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर आसिमा ने बताया, बड़ी भली लड़की थी, मुझे चाय भी ला कर दिया। मैंने बेटे को फिर फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, वो आईसीयू में है। पापा, मैं अमेरिका में हूँ अपने परिवार के साथ। 1 महीना हो गया है मुझे आए हुए। अच्छा जॉब ऑफर था, छोड़ नहीं सकता था। क्या
तूने जाने से पहले बताना हमें मिलना जरूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे चला गया तू? बिना बताए माँ बाप हैं हम तेरे, शर्म आनी चाहिए तुझे। नहीं, शायद हमें कि हमने ऐसे संतान को जन्म दिया। सॉरी पापा, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। नए देश में सेटल होना, सब तैयारी करने में वक्त ही नहीं मिला। माँ का ख्याल रखना, मैं पैसे नहीं भेज पाऊँगा। मेरी अभी अभी नई जॉब लगी है। ये वाला नंबर बंद करने वाला हूँ, नए नंबर से कॉल करूँगा, सेव कर लेना। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पैसे के लिए फ़ोन नहीं किया था, मैंने तो अपना बेटा समझकर फ़ोन किया था। इस वक्त मैं अपने बेटे के सीने से लगकर रोना चाहता था, पर मैं अकेला था, कोई कहीं अपना नहीं था मेरा। पहली बार खुद को इतना अकेला और लाचार महसूस किया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज 2 दिन हो गए थे प्रभा को आईसीयू में। वो खतरे से बाहर थी। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने के कारण मुझे बुखार आ गया और मैं आईसीयू के बाहर ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। क्या हालत थी मेरी, आप सोच भी नहीं सकते। एक तरफ प्रभा आईसीयू में और एक तरफ मैं बुखार से तरबतर। ना मैं उससे मिल पा रहा था और ना वो मुझसे। बस मुँह से एक ही बात निकल रही थी कि भगवान कभी किसी को बूढ़ा लाचार ना बनाए। बीमारी बुढ़ापे की कमर तोड़ देती है और सहारा देने वाला कोई नहीं होता। हम दोनों को सहारे की ज़रूरत थी, पर कोई सहारा देने वाला नहीं था। मेरी भी तबीयत ठीक हो गई थी और प्रभा भी वार्ड में शिफ्ट हो गई थी। डॉक्टर आसिमा ने मेरी सारी कहानी फ़ोन पर सुन ली थी। वो जान गई थी हम अकेले हैं। वो मेरे पास आई और बोली, चलिए अंकल, आप मेरे घर चलिए कुछ दिन रहने के लिए, आपको केयर की ज़रूरत है। नहीं बेटा, तुमने कहा यही बहुत है, मैं कर लूँगा अपनी देखभाल कैसे भी, तुम परेशान मत हो। परेशानी कैसी? मैं अकेली रहती हूँ, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। ना जाने क्यों मुझे आप में अपने पापा की झलक दिखी। प्लीज़ आप ना मत करिए। डॉक्टर आसिमा मुझे और प्रभा को अपने घर ले गई। घर पर हमारा ख्याल रखने के लिए एक नर्स रख दी। प्रभा अब ठीक हो गई थी। बार बार कहती, विभू को फ़ोन मिला दो। आपने उसको बताया नहीं होगा हमारी तबीयत के बारे में, उसे पता होता तो वो हमसे मिलने ज़रूर आता। मैं हंसने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? खून है वो हमारा, देख लेना, उसे पता चलेगा कि हमने उससे बीमारी की इतनी बड़ी बात छुपाई है तो वो कितना नाराज होगा हमसे। प्रभा मेरे मना करने पर भी खुद फ़ोन लगाने लगी। विभू ने फ़ोन उठाया और कहने लगा, माँ अभी रात हो रही है, सोया हूँ मैं, सुबह उठकर बात करूँगा, और फ़ोन काट दिया। प्रभा बोली, सुबह ही तो है, फिर उसने ये क्यों कहा रात हो रखी है, सोया हुआ हूँ मैं? पागल हो गया है क्या यह लड़का? शायद प्रभा ने देखा नहीं, ये बाहर का नंबर था। वो अमेरिका चला गया है अपने परिवार के साथ, 1 महीना हो चुका है। मैंने फ़ोन किया था जब तुम आईसीयू में थी। प्रभा हैरान थी, रो भी नहीं पा रही थी। वो मेरे गले से आकर लग गई और रोने लगी। आपने कैसे किया होगा सब कुछ अकेले? मेरी बीमारी, आपकी तबीयत, यह सोचकर ही मेरा जी घबराता है। प्रभा तुम परेशान मत हो, मैंने भी उस वक्त बहुत लाचार और अकेला महसूस किया था खुद को, पर तुम्हारे लिए खुद को कैसे भी संभाल लिया। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं बूढ़ा जरूर हूँ, पर लाचार और अकेला नहीं। फिर प्रभा डॉक्टर आसिमा के कमरे में गई, कहने के लिए कि अब हम जाना चाहते हैं अपने घर। देखा तो आसिमा बुखार से तप रही थी। हम दोनों आसिमा को हॉस्पिटल लेकर गए फटाफट। आसिमा को डेंगू हुआ था। प्रभा ने उसका बहुत ख्याल रखा। आसिमा के ठीक होने के बाद हमने कहा, अब हम जाना चाहते हैं अपने घर। बहुत तकलीफ़ दी तुम्हें बेटा, शुक्रिया कहकर जो तुमने हमारे लिए किया है, मैं उसका अपमान नहीं करना चाहती। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। प्रभा ने आसिमा को गले से लगाया और रोने लगी। आसिमा ने कसकर प्रभा को प्यार किया और मेरी तरफ देखकर बोली, मैं अपने मम्मी पापा से फिर से अलग नहीं होना चाहती, प्लीज़ रुक जाइए पापा प्लीज़। यह सुनकर हमारी आंखें भर आईं और हम अपनी बेटी के घर रुक गए हमेशा के लिए।
दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।